I'm Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, TEI. In this video, we will discuss what is emotional, sexual neglect, child abuse. We have already discussed what is child abuse and it's one type, physical child abuse. Now, what is emotional child abuse? Emotional child abuse. It is a failure to provide a developmentally appropriate, supportive environment so that a child can establish a stable and full range of emotional and social competency commensurate with his or her personal potential. Emotional abuse includes the failure of caregiver to provide an appropriate and supportive environment and includes acts that have an adverse effect on the emotional health and development of the child. ये इससे ये समझ में आता है, देखिए सेकंड डेफिनेशन देखिए, उसे इजीली समझ में आ रहा है कि इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ क्या है। जब कोई केयर गिवर या पेरेंट कोई भी ऐसा अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट बच्चे को नहीं दे पाता, उसको प्रोवाइड नहीं करवा पाता, जिसकी वजह से उसके इमोशंस पर, उसकी इमोशनल हेल्थ पर, उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो वो उसका चाइल्ड अब्यूज़ का रूप ले लेता है। यानी कि जब केयर गिवर के द्वारा अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता, सपोर्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो पर्टिकुलर चाइल्ड की के इमोशंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है, उसका इमोशनल हेल्थ बिगड़ने लग जाती है, इमोशनल डेवलपमेंट बिगड़ने लग जाता है, वो प्रॉपर वे में नहीं होता, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती, वो पूरी तौर से बिगड़ जाता है या कुछ परसेंटेज में बिगड़ता है, तो वो इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कंपैरिजन बहुत करते हैं अपने बच्चे का। अपने 2 बच्चे हैं तो उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे या अदर पर्सन के साथ कंपैरिजन करेंगे कि एक बच्चे ने इतना अच्छा कर लिया है तो दूसरा क्यों नहीं कर पाता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने की वजह से सब बच्चों की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, डेवलपमेंटल एबिलिटी, डेवलपमेंटल स्टाइल्स, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। उनकी वजह से उनकी एबिलिटी में, उनकी एक्टिविटी में अंतर होता है। और यदि हम यही कंपैरिजन बार बार करते जाएं और बच्चे को बार बार बोलते जाएं कि आप नहीं कर सकते हो, आप इस लायक नहीं हो, इस एबल नहीं हो, या आपको याद नहीं होता, या आप इस एक्टिविटी को आपका भाई या आपकी सिस्टर तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, आप जो करते हो वो एक तो टाइम भी बहुत लगाते हो और बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होता है, उसने तो इतनी जल्दी याद कर लिया या इतने अच्छे मार्क्स लाए थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बेसिकली हम कहते हैं। उससे क्या होता है, वो जो एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट से उस पर्टिकुलर बच्चे में जो स्पेशलिटी है, जो स्पेशल कैपेबिलिटी है, वो भी डाउन हो जाती है। उस बच्चे में एक उसके इमोशनल इंटरनल फीलिंग्स ऐसी डेवलप हो जाती हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं वीक हूँ, मैं स्लो हूँ, या मुझ में परफेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो इमोशनल, उसकी हेल्थ बिगड़ती है और इमोशनल डिप्रेशन में, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, इस टाइप की एक्टिविटी, सोशल हेल्थ बिगड़ जाती है, तो उसकी वजह से वो निगलेक्ट फील करने लगता है, सोसाइटी को से हेट करने लगता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने लगता है, और जितना अच्छा कर सकता था उससे भी डाउन होता चला जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कब होती है कि जब सोसाइटी उसके साथ इस टाइप का एटीट्यूड करती है, इस टाइप की एक्टिविटीज़ करती है, जिसकी वजह से उसके इमोशंस हर्ट होते हैं और वो इमोशनल अब्यूज़ का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसका इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल हेल्थ तो बिगड़ती ही है, उसके साथ में उसका मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, सोशल रिलेशनशिप, इन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता चला जाता है। Emotional abuse includes such activities. These activities
रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड मूवमेंट। हम किसी भी बच्चे की कोई भी एक्टिविटी पे बार बार रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, सीधे बैठो। उससे क्या होता है, उसकी इंटरनल जो एनर्जी है जो उसको एक्टिव बना रही थी वो कहीं ना कहीं डिप्रेस होती है, प्रेशराइज होती है और नेगेटिव इमोशंस में आती है। एक तो इसमें क्या हो सकता है कि बच्चा आइसोलेशन में जा सकता है, उस पर्टिकुलर पर्सन केयर गिवर के लिए नेगेटिव थिंकिंग बना सकता है, या कभी कभी वो एग्रेसिव हो जाता है और एग्रेसिव नेचर बना लेता है अपनी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं साथ में ही बता रही हूँ कुछ, कि यदि आपको लगता है कि बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है वो एक्टिविटी सही नहीं है तो उसके डायरेक्शन चेंज करो। आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, उसका डायरेक्शन चेंज कर दो। डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है जिसकी वजह से वो एक्टिविटी कर रहा था, वो मूवमेंट कर रहा था, तो वो मूवमेंट वो दूसरी सही डायरेक्शन में चले जाएंगे, आपके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन थी उसमें चले जाएंगे। और उसके डायरेक्शन को मूव करने के लिए भी ये नहीं कि एकदम से मूव कर दिया। जब हम कोई चीज़ एकदम से मूव करते हैं तो टूटने के चांसेस होते हैं ना, स्लो स्लो मूव करना पड़ेगा। स्लो स्लो मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा कम मोल्ड हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, उसको भी नहीं पता चलेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये ध्यान रखना है सब पेरेंट्स को। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेनिग्रेशन, बदनामी। कई बार कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती है सोसाइटी में, मेनली ये बदनामी सेक्सुअल एब्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा बार बार वो चीज़ फेस करता है। तो ऐसे इमोशनल अब्यूज़ में भी कुछ हद तक ये रिस्पॉन्सिबल है। जब हम किसी भी बात पर बच्चे को, आप फेल हो गए, आपके मार्क्स कम आए, आपने इतने कम मार्क्स गेन करे, आपके साथ ये एक्टिविटी हो गई, और हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको क्या लगता है कि सोसाइटी में मेरी बदनामी हो रही है और वो उस फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। बदनामी कुछ हद तक जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, वहाँ पे भी बच्चा फील करता है। यदि हम दो बच्चों की इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे हम क्लासरूम में कर रहे हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली, यदि हम ए पर्सन की बहुत तारीफ़ करते जा रहे हैं और बी को निगलेक्ट करते जा रहे हैं, तो वो क्या फील करता है कि मेरी बदनामी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो ही अच्छा है। और साथ में यदि हम उसके नेगेटिव कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता, तो उसको और बदनामी की फीलिंग होती है। तो बदनामी भी एक इमोशनल अब्यूज़ का रीजन है और ये एक एक्टिविटी है। इसी तरीके से जब हम किसी का उपहास, हंसी उड़ाते हैं, वो बच्चा बहुत ज़्यादा फील करता है कि सबके सामने मुझसे ऐसा कह दिया, जिसकी वजह से उसके इमोशंस हर्ट होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हम ये आपके मिडिल चाइल्डहुड पर या लेट चाइल्डहुड पर होता है, ये अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे भी इस चीज़ को फील करते हैं। यदि आप किसी भी बात पे हंस गए और उसको पता नहीं है किस रीज़न पे हंसे हैं, तो वो ये फील कर सकता है। जैसे कभी कभी आप लोगों को भी लगता होगा, सामने वाला हंस रहा है कि शायद मेरी कोई बात कर रहा है। तो अब कई बार हम लोग अपने आप को पब्लिक प्लेस में होते हैं तो चेक करते हैं कि हम सब सही तो है ना, ये हंस क्यों रहा है। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जब सामने कोई हंस रहा होता है तो हमें लगता है कि वो उपहास तो नहीं उड़ा रहा। तो ये भी एक इमोशनल अब्यूज़ का बहुत बड़ा रीज़न है। जब बार बार सामने कोई हंसता है, उपहास उड़ाता है उसकी किसी चीज़ के लिए कि आप ये नहीं कर पाते हो। कई बार हैंडीकैप बच्चे जो होते हैं ये इस वाले उपहास की चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, जिसकी वजह से वो इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। अब इसी तरीके से कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, जो केयर गिवर हैं वो उनको धमकाते हैं, ठीक है, डराते हैं, उसकी वजह से बच्चे डर जाते हैं और उसमें ये नेगेटिव इमोशंस शो होने लगते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मैं जैसा कि बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन से नॉर्मली फैमिलीज़ में ऑटोमेटिकली पेरेंट्स या केयर गिवर कब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, टीचर कब डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसे पता नहीं चलता। वो एक नॉर्मल फिनोमिना हो जाता है और वो बच्चा फील कर जाता है और उसके इमोशंस नेगेटिवली इफ़ेक्ट होते हैं और उसकी इमोशनल हेल्थ भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट होती है। इसीलिए पेरेंट्स को, केयर गिवर को, टीचर को हमेशा कुछ भी चीज़ किसी की तारीफ़ करें तो उस समय दूसरे बच्चे की अच्छी वाली चीज़ को बोल देना चाहिए, है ना। नहीं तो वो
नॉर्मली कंपैरिजन अपने आप कर लेता है। यदि मैं दो बच्चे हैं और मैं कह रही हूँ, एक पेरेंट है, उसके दो बच्चे हैं और वो कह रहा है ए के लिए कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत फास्ट लिख लेते हो, तो दूसरा बी क्या कहेगा, क्या मैं फास्ट नहीं लिखता? तो ये कंपैरिजन वो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में चलाता रहता है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन कई बार आप अनकॉन्शियस माइंड से आप भी कर जाते हैं, तो वो कॉन्शियसली अब आप कुछ भी एक्टिविटी करोगे वो डिस्क्रिमिनेशन करने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। रिजेक्शन, यदि आप अपने बच्चे की बार बार किसी भी हर बात को रिजेक्ट करते हैं, अस्वीकार करते हैं, या सीधे सीधे कह देते हैं आप चुप रहो, आप छोटे हो, आपको नहीं आता, आप चुप रहो, तो उससे क्या होता है, उससे उसके माइंड में अपने लिए, अपनी डिग्निटी के लिए सेल्फ एस्टीम बहुत लोअर कैटेगरी की हो जाती है और उसके नेगेटिव इमोशंस बढ़ जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग बन जाती है अपने लिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डिसीजन नहीं ले सकता। उसकी बात को स्वीकारो। यदि बात अच्छी है, पेरेंट्स को चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ अरे वाह आपने तो ये बहुत अच्छा आइडिया दिया। उससे क्या होता है, उससे प्रेज मिलता है बच्चे को और वो मोटिवेट होता है आगे भी न्यू करने के लिए, न्यू एक्टिविटी करने के लिए। अदर नॉन फिजिकल फॉर्म ऑफ हॉस्टल ट्रीटमेंट, यानी कि हमें शत्रुतापूर्ण व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे से, ताकि उसमें नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप नहीं होने पाए। और कुछ हैं सांस्कृतिक प्रथाएं। कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली कुछ लोगों में इमोशंस, उनके इमोशनल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में आज भी कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इवन आज भी जितनी भी ये हवन पूजा ये होती है, तो लड़की की यदि शादी नहीं हुई है तो हवन में उसके पेरेंट्स बैठेंगे और उसका भाई है तो भाई बैठेगा, वो नहीं बैठेगी। ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है। उसके पेरेंट्स का क्या यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होता है, आप पराए घर की हो तो कोई आपको बैठना यहाँ पे कंपल्सेशन नहीं है, लड़कियों का तो सब चलता है, जब आप अपने घर में जाना वहाँ पे पूजा करना। ये क्या टेंडेंसी होती है? ये टेंडेंसी उन लड़कियों के इमोशंस को हर्ट करती है। वो उनको लगता है कि पेरेंट्स भाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, उसको नहीं दे रहे। ये कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ये हमारी संस्कृति ने बनाया हुआ है। हमारी संस्कृति ने कुछ एक्टिविटीज़, कुछ घरों में इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी होती हैं कि पहले जेंट्स कोई भी खाना बनेगा तो पहले वो खाएगा, वो भोग लगाएगा भगवान का, फिर उसके बाद लेडी खाएगी। तो ये प्रथाएं गर्ल्स की, फीमेल्स की इमोशंस को हर्ट करती हैं। तो ये एक्टिविटीज़ भी गलत है, जो कि यदि बच्चा चाइल्ड मतलब बड़ा हो जाता है तो वो अपनी आर्ग्यूमेंट कर लेता है, लेकिन छोटा है तो उसको ये फील होता है। इसी तरीके से पेरेंट्स एस्पिरेशंस, अभिभावकीय आकांक्षा, यदि अभिभावकों की आकांक्षा है कि मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या उसके क्लास में हमेशा फर्स्ट आना चाहिए और वो नहीं आ पाया, तो उसकी वजह से एक डिप्रेशन का माहौल, एक नेगेटिव माहौल, एनवायरनमेंट हाँ घर में क्रिएट हो जाता है, उसकी डांट लगती है और उसके इमोशंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, इंटरेस्ट होता है। तो पेरेंट्स को ठीक है पेरेंटल एस्पिरेशन हाई रखनी चाहिए, लेकिन इतनी हाई भी नहीं रखनी चाहिए कि वो बच्चों की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ना हो। वो उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और यदि नहीं है इंटरेस्ट तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस इंटरेस्ट को डेवलप करें, एक डायरेक्शन दें। ऐसा नहीं कि हमने एस्पिरेशन तो रख ली और उसके लिए एफर्ट्स हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये करना भी पेरेंट का ही की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि उसके बाद भी उसका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर एरिया में, डायरेक्शन में नहीं डेवलप हो रहा, कोई बात नहीं, वो उसका इंटरेस्ट जिस एरिया में, डायरेक्शन में है, वहीं पर आप उसको अच्छे गाइड करो, अच्छी डायरेक्शंस दिखाओ, ताकि वो वहीं पर राइज कर जाए। ओवर डिसिप्लिन, अत्यधिक अनुशासन, ये तो सबसे ज़्यादा ही
इमोशनल हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अत्यधिक अनुशासन रखने पे बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, उसके कई इमोशंस नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाते हैं और पॉजिटिव नहीं हो पाते, वो डरने लगता है। कंपैरिजन, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, बार बार कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। यदि आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना भी पड़ रहा है कि ये अच्छा है, तो दूसरे की अच्छी बात को भी बोल दो और फिर उसको प्रेज करो कि आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो और आप भी आगे बढ़ो। डीमोटिवेट, कभी भी किसी भी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करना। डीमोटिवेट हम अनकॉन्शियस माइंड से कर जाते हैं। पेरेंट्स कह जाते हैं कि मेरा बड़ा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, छोटा नहीं कर पाता, वो नहीं पढ़ पाता, उसको तो मैंने बहुत समझा लिया। तो क्या होता है, वो डीमोटिवेशन, ये वर्ड्स उसको डीमोटिवेट कर देते हैं कि मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कह दिया तो मैं नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसकी इमोशनल हेल्थ बिगड़ जाती है। तो यानी कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम जाने अनजाने फॉर्म में कभी भी कर देते हैं और उसका इम्पैक्ट बच्चों के इमोशनल हेल्थ पर, इमोशनल डेवलपमेंट पर पड़ता है और एक इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ के रूप में सामने आता है। तो ऐसा नहीं करना है। पेरेंट को और टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट, एज अ टीचर बहुत कॉन्शियस होके निभानी है, ताकि वो जाने अनजाने किसी भी फॉर्म में अपने बच्चे को इस टाइप के इमोशनल अब्यूज से बचा सके। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चाइल्ड इमोशनल अब्यूज। अब कौन कौन से हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कौन से परिणाम होते हैं? साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चे पे। क्या? अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन हो जाता है, वो अल्कोहल लेने लगता है, कॉग्निटिव इम्पेयर्डनेस आ जाती है, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी थी, न्यू आइडियाज़ आते थे, न्यू थॉट आते थे, वो आने बंद हो जाते हैं। डिलिक्वेंट, वायलेंट एंड अदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर हो जाता है, वो कई बाल अपराध करने लगता है, किसी को मार देना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना, इतना छोटा बच्चा है ना, डिलिक्वेंट, बाल अपराधी। ये बाल अपराधी क्यों बनते हैं? एक्चुअली कुछ इनके माइंड में वो नेगेटिव एनवायरनमेंट और वो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव ट्रीटमेंट, अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट, अनसपोर्टिव बिहेवियर, वो इस टाइप के इमोशंस को ज़्यादा हाईलाइट कर देता है, जो कि उनको इस टाइप डेलिक्वेंट, अपराध करने के लिए मोटिवेट कर देती है और वो एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। डिप्रेशन एंड एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे बच्चे, एंजाइटी होने लगती है, हर समय बेचैनी रहती है उनकी, छोटे छोटे होते हैं और कभी कभी अटैक भी बढ़ जाते हैं उन्हें। तो ये सब क्या है? ये इसी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ऑल डेवलपमेंट डिलेज, जितने भी उसके डेवलपमेंट हैं वो सब डिले हो जाते हैं, उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं हो पाते, उनकी प्रॉपर स्पीड नहीं होती, प्रॉपर एक्यूरेसी, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी नहीं हो पाती है। ईटिंग एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ईटिंग, या तो वो ज़्यादा खाने लगते हैं या कम खाने लगते हैं। स्लीपिंग, या तो उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आती या दिन भर सोते रहते हैं। तो इस टाइप के इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, इमोशनल अब्यूज़ होने से इस टाइप की एक्टिविटीज़ बच्चों में दिखाई देती हैं। और क्या होता है? डेवलप फीलिंग ऑफ शेम एंड गिल्ट, हर समय अपने आप को नेगेटिव सोचते हैं, अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं, अपने आप को अनकैपेबल सोचते हैं, सोसाइटी में हर चीज़ को अपने से ऊपर सोचते हैं और अपने खुद को बहुत नीचे नीचे की कैटेगरी पे रखते हैं। ये इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ के सिम्टम है और यही सिम्टम टीचर को अपनी क्लासरूम में जज करना है कि किसी भी बच्चे में इस टाइप के सिम्टम आ रहे हैं तो वो ये माने कि कहीं ना कहीं वो इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो रहा है और उसके रीज़न को सोचना है, ध्यान करना है, सर्च करना है, एनालिसिस करनी है और वहीं ट्रीटमेंट देना है। और ट्रीटमेंट कैसे देगा? जो उसके हाथ में है एक्टिविटीज़, वहाँ पर वो खुद ट्रीटमेंट देगा। बाकी ट्रीटमेंट उससे रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं, जो सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, उनको गाइड करेगा। अब क्या होता है? शो हाइपर एक्टिव और हाइपर एक्टिव बिहेवियर। ऐसा भी होता है जब इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ होता है
तो बच्चा क्या करता है, या तो हाइपर एक्टिव होता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है और दिन भर काम करता रहता है, मतलब बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता, या हाइपर एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है, काम ही करने का मन नहीं चाहता। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर आ रही हैं, ये सब पेरेंट्स और टीचर दोनों को ही अपने बच्चे में जज करनी है और हर मूवमेंट पे देखनी है। और जहाँ कोशिश हो, जैसे ही ये शो हो, तो इनको बढ़ने से रोकना है और वहीं रोकते हुए उसका ट्रीटमेंट करना है। और ये ट्रीटमेंट बहुत सोची समझी टेक्निक्स के साथ। वो रिलेशनशिप्स, वो दूसरों से अच्छे से बात नहीं करता, बात करता है तो लड़ाई करता है ना। जो पुराने उसके रिलेशनशिप हैं वो भी बिगड़ते जा रहे हैं। पुअर सेल्फ एस्टीम, अपने आप का स्व आकलन, वो भी उसका बहुत पुअर है, अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल बेकार समझता है। अधिकतर इमोशनल चाइल्ड अब्यूज में ऐसा ही होता है कि सेल्फ एस्टीम लोअर कैटेगरी में जाता है, हायर साइड नहीं जाता। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रॉमास हो जाते हैं, उसको स्ट्रेस में रहता है। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की वजह से ही कई बच्चे ये सुसाइड करते हैं, अपने आप को कुछ हार्म पहुंचा लेते हैं, वो इसी डिसऑर्डर की वजह से हो जाते हैं। तो यानी कि इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ से बच्चा क्या कर सकता है, सुसाइड तक कर सकता है। तो इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए, सोसाइटी के लिए। इसीलिए ध्यान रखना है, जहाँ पे भी टीचर को या पेरेंट्स को इंडिकेशंस मिलें कि इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ के कुछ सिम्टम बच्चे में आ रहे हैं, तो वो वहीं पर उसको जज करे, एनालाइज करे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, लड़ने लगता है, चुप रहने लगता है, आइसोलेट हो जाता है, इंट्रैक्ट नहीं करता, तो वो भी इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ का है। अनसेटिस्फाइड बिहेवियर, किसी भी चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको चाहे दो बहन भाई हैं और जो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार है, इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ से को सफ़र कर रहा है, फील कर रहा है, उसको चाहे अच्छी चीज़ मिली है, तभी भी वो हमेशा कंपैरिजन में उसको अपनी चीज़ बेकार लगेगी और दूसरे की अच्छी लगेगी, और वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। फियर इन अदर, इमोशनल डिसऑर्डर, डरता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कुछ इनोवेटिव करने से डरता है, डिसीजन लेने से डरता है। Sexual abuse, involvement of a child's sexual activity that he and she does not fully comprehend, is not able to give consent to, and that violate the laws or taboos of society. Child sexual abuse is the exploitation of a child or adolescent for the sexual gratification of another person. क्या है ये? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन है। और कैसा एक्सप्लॉयटेशन है? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ऑफ अनदर, किसी अलग पर्सन के द्वारा उसके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए किया जाने वाला एक्सप्लॉयटेशन, जो रिजल्ट होता है सेक्सुअल चाइल्ड एब्यूज का। सेक्सुअली एब्यूसिव बिहेवियर, इस टाइप के जितने भी ये बिहेवियर लिखे हुए हैं, यदि ऐसी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, उसके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसको सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होना पड़ रहा है। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस: रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसफंक्शंस, सेक्सुअल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, वहाँ पे डिसफंक्शनिंग होने लगती है, उससे रिलेटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे कि HIV और एड्स, अनवांटेड प्रेगनेंसी, रिडक्शन ऑफ एक्टिवनेस और एक्टिविटीज़। वो बच्चा जो इस चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटीज़ भी सफ़र करती हैं, वो उसकी एक्टिविटीज़ लो हो जाती हैं। फियरनेस, ऐसे बच्चों में डर, बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है,
इवन एक बार बच्चे के साथ इस टाइप की एक्टिविटी होती है तो वो डर की वजह से जो अब्यूज़र है वो ऐसी एक्टिविटी को रिपीट करता है क्योंकि बच्चा डर जाता है। तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत। आज की सोसाइटी में ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आए दिन न्यूज़ सुनने को मिलती है, बहुत गलत। निग्लेक्ट, निग्लेक्ट क्या होता है? फेलियर टू प्रोवाइड फॉर अ चाइल्ड इन ऑल डोमेन्स, फिजिकल and mental health, education, nutritional, shelter, and safe living condition when the resources are reasonably available to the family or caretaker। यानी कि क्या हो रहा है, जब केयर टेकर और फैमिली मेम्बर बच्चे को इस टाइप के रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने में, ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने में, एनवायरनमेंट देने में एबल नहीं होते या नहीं दे पाते। कैसी? कि जो उसके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को अच्छी रखे, उसको उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे न्यूट्रिशन दिया जा सके, उसे एक अच्छा शेल्टर दिया जा सके, ऐसा शेल्टर दिया जा सके जहाँ वो सेफ फील करे। तब वो ऑटोमेटिकली बच्चा क्या होता है, निग्लेक्ट फील करता है। और ये भी एक चाइल्ड अब्यूज़ है जिसकी वजह से बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, उसके इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हाईलाइट होने लगते हैं, पॉजिटिविटी कम हो जाती है और वो अपने अंदर एक एनर्जेटिक फीलिंग कम महसूस करता है, उसको रिड्यूस हो जाती है उसकी एनर्जेटिक फीलिंग, और वो कहीं ना कहीं निगेटिवली इम्पैक्ट होता है उसका डेवलपमेंट, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी सारी हेल्थ। अवहेलना का अर्थ है बालकों के सभी घटकों जैसे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आवास, सुरक्षित जीने योग्य परिस्थितियों को परिवार या देखभाल करने वाले के द्वारा नहीं दे पाना। ओनली दिस एक्टिविटीज ऑफ child abuse is not responsible on caregiver or parents where reasonable resources are available to the family and caregiver। कभी कभी यहाँ एक्चुअली जो इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ है वो और निग्लेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैप हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, फैमिली में रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड हो पाते हैं उसके अकॉर्डिंग, और वो बच्चा क्या करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ उसे कंपेयर करता जाता है और जिसकी वजह से निग्लेक्शन की फीलिंग अपने अंदर डेवलप करता जाता है, जो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। और कभी कभी पेरेंट्स को भी बच्चे की फीलिंग्स को, उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों को ही यहाँ समझना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों की रिलेशन। निग्लेक्ट इंक्लूड सच एक्टिविटीज़, ओवर फ्रीडम, जब हम बच्चे को ओवर फ्रीडम दे देते हैं तो भी निग्लेक्शन की फीलिंग बच्चे में डेवलप होती है। ओवर बाउंडेशन रखते हैं तभी भी होती है। लो इम्पॉर्टेंस, जब हम उसे बहुत कम इम्पॉर्टेंस देते हैं तो भी निग्लेक्शन होता है। इग्नोर कर देते हैं, इग्नोरेंस करते हैं। ज़ीरो और निगेटिव री देते हैं, मतलब उसने कुछ अच्छा किया तो उसको कोई री नहीं दिया। हाँ, कुछ थोड़ा गलत हो गया तो बहुत ज़्यादा डांट दिया, तो नेगेटिव री हो रहा है यहाँ पर, है ना। या फिर उसने अच्छा भी किया कुछ सोच के तो भी डांट दिया, तो भी नेगेटिव री हो रहा है। मतलब पॉजिटिव री को इम्पोर्टेंस ना देके ज़ीरो और नेगेटिव री को जब इम्पोर्टेंस दी जाती है तो भी निग्लेक्शन की फीलिंग इम्प्रूव हो जाती है बच्चे में। डिस्क्रिमिनेशन, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, ये इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ का एक सबसे बड़ा रीज़न है डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन निग्लेक्ट करने का भी सबसे बड़ा एक रीज़न है। बायसनेस, पक्षपातपूर्ण बिहेवियर हम जब करते हैं बच्चों के साथ तो भी निग्लेक्शन की फीलिंग आती है और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं और बच्चा चाइल्ड अब्यूज़ फील करता है। सोशल रिलेशनशिप जब लो हो जाते हैं, इंट्रैक्शन लो हो जाता है, कनेक्टिविटी लो हो जाती है तो निग्लेक्शन होते हैं। बच्चे और पेरेंट्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, अपनी फीलिंग, अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे को नहीं बताते तो भी सोशल रिलेशनशिप बिगड़ते हैं और निग्लेक्ट होता है। नेगेटिव एडजस्टमेंट, जब बच्चा नेगेटिवली एडजस्ट करता है, एडजस्ट नहीं हो पाता तो भी निग्लेक्शन
डेवलप होता है। नेगेटिव एडजस्टमेंट का मीनिंग है कि जब बच्चा नेगेटिवली एडजस्ट होने लगता है, लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं निग्लेक्शन की फीलिंग को फेस कर रहा है, और जिसकी वजह से वो निग्लेक्ट होने की वजह से वो नेगेटिवली एडजस्ट होता है, या उसके साथ कोई एडजस्ट नहीं होता तो उसको इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। Consequences of neglect child abuse, development by negative thinking, उसमें नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, अपने लिए पर्टिकुलर नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, सोसाइटी के लिए नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है। मतलब उसको जहाँ से ये निग्लेक्शन फील हो रहा है, जहाँ से ये निग्लेक्शन मिल रहा है, वहाँ से रिलेटेड उसको नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उनके लिए वो नेगेटिव एक्टिविटी या डिलिक्वेंट एक्टिविटीज़ भी करने लगता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने लगता है, आइसोलेट रहने लगता है, लोगों के कांटेक्ट में नहीं आता, अकेला रहना पसंद करता है, लोगों के रिलेशनशिप्स उसे अच्छे नहीं लगते हैं, नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, उसमें हर बात को नेगेटिव लेना, इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर लेता है, लोगों की थिंकिंग को पॉजिटिव ना लेके नेगेटिव लेना, इमोशनली डिस्टर्ब रहता है, कभी भी किसी भी टाइप के इमोशंस को शो कर देता है, या बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड पे रहता है, कोई इमोशंस शो नहीं करता। तो ये भी इमोशनली डिस्टर्ब होने के ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और जो निग्लेक्शन की वजह से आते हैं। इग्नोर टू एवरीवन, सबको इग्नोर कर देता है, कोई सोसाइटी में आया है, किसी पार्टी में वो गया है तो कोई रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन की फीलिंग करता है। ड्रग एडिक्शन, यहाँ पे भी ड्रग एडिक्शन होने की संभावना, फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस में रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, स्ट्रेस में रहता है, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते हैं, लोगों के लिए थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से नेगेटिव रिलेशनशिप या अनहेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं, पॉजिटिविटी नहीं रहती वहाँ, मतलब लव एंड अफेक्शन की फीलिंग्स बहुत कम हो जाती हैं। एंजाइटी, हाइपर एक्टिव कैसा भी हो सकता है, एंजाइटी तो बनी ही रहती है। और जैसे मैंने अभी इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ में बताया था कि या तो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है या हाइपर एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा एक्टिविटी करता है, जल्दी जल्दी एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से उसमें रेस्टलेसनेस की फीलिंग डेवलप होती है, और इसी तरीके से हाइपर एक्टिव हो जाता है, कम एक्टिविटी करता है, स्लो एक्टिविटी करता है, लेज़ी हो जाता है, लो कॉन्फिडेंस लेवल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, वो फियरनेस फील करता है, लो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इन्फीरियर समझने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, उसमें नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। तो क्या होता है, इसकी वजह से उसमें इनोवेटिवनेस, न्यू आइडियाज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सब भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगती हैं। वो सोसाइटी को, उनकी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को नहीं समझ पाता, और जिसकी वजह से उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है। लो डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन नहीं ले पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि इसको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी वालों ने अभी तक उससे क्या कहा, आप गलत हो, आप ऐसा करते हो, आप गलत हो, आप ऐसा करते हो, आप गलत हो। तो ये गलत गलत कहने की बात उसके अंदर निग्लेक्शन की फीलिंग को डेवलप कर रही है, जिसकी वजह से उसकी अदर एक्टिविटीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस तरीके से हमें समझ में आता है कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या है। चाइल्ड अब्यूज़ पेरेंट्स और केयर गिवर के द्वारा ऐसा दिया गया, ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट उस बच्चे की डेवलपमेंट और हेल्थ पे पड़ता है। और इसी के टाइप्स जो होते हैं वो हैं फिजिकल चाइल्ड अब्यूज़ और इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़, जब उसकी इमोशंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं जो उसको इमोशनली हर्ट करती हैं, उसके इमोशनल डेवलपमेंट, उसके इमोशनल हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट करती है, तो वो इमोशनल चाइल्ड अब्यूज़ के फॉर्म में हमारे सामने आती हैं। और जब उसको सेक्सुअली उसको परेशान किया जाता है, या सेक्सुअली उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती है जो इलीगल होती हैं, उसको हर्ट पहुंचाने वाली होती हैं,
जिसकी वजह से उसके फिजिकल हेल्थ पे, उसके मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो सेक्सुअल चाइल्ड एब्यूज़ में आती हैं। और इसी तरीके से एक आता है निग्लेक्शन, जब बच्चे को बार बार सोसाइटी में निग्लेक्ट किया जाता है, उसको नेगेटिवली ट्रीट किया जाता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जिसकी वजह से वो निग्लेक्ट फील करता है और उसका इन सब का मिलाकर इम्पैक्ट, कई सारे इंडिकेटर्स सामने आते हैं उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस को ही जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस को ही टीचर को, पेरेंट्स को असेस करना है, समय समय पर डायग्नोस करना है, और डायग्नोस करके उसके अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करना है, उसकी सही प्रॉब्लम को, सही रीज़न को, सही कॉज को, और उस कॉज के अकॉर्डिंग वहाँ ट्रीटमेंट करना है। वैसा एनवायरनमेंट, वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि ये चाइल्ड अब्यूज़ स्टार्ट हुआ है तो वहीं रुक जाए, और यदि बहुत ऊपर हद पहुंच चुका है, उसकी लिमिट बहुत हाई हो चुकी है, तो वो रिड्यूस हो जाए ताकि बच्चे की पर्सनैलिटी, उसके डेवलपमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े। अब इसके लिए क्या क्या और किया जाना चाहिए हमें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।